Hello everyone, this is जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल एडुकेयर एकेडमी। तो देखो बच्चों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको 10th में नहीं आगे 11th 12th में भी मदद करने वाली है। हमेशा इस चैप्टर का यूज करने आने वाला हमारा लाइफ में, राइट। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करें इस चैप्टर का हमारा टॉपिक का, तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे इसके अंदर, और इंट्रो के अंदर हम देखेंगे बेसिकली चेंज के बारे में, कौन कौन से चेंज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। चेंज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे चेंज हमारे दो तरह के होंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जहाँ बच्चे को दिक्कत भी रहता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पूरा वीडियो देखने के बाद होप करता हूँ कि गारंटी लेता हूँ इवन कि आप लोग को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तो कन्वेंशनल मेथड है वो बताऊँगा, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा जिससे सारे क्वेश्चन बैलेंस करने वाले बहुत ईजिली आप लोग के हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और आधा से ज़्यादा टॉपिक हमारा इसी में है। और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 टाइप्स के जो हमारा रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, इसको हम पढ़ेंगे, राइट। इन बिटवीन, इसी बीच में हमारे कुछ टर्म आ जाएंगे। एक पढ़ लेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम पढ़ लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। छोटा छोटा है, डिफिनीशन वगैरह है, कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, तो साथ में हम इसको भी डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हाउ कैन वी मेड केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। इसी बीच में हम ये भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे, इनफैक्ट ये हम यहीं पे पढ़ लेंगे, इससे पहले हम यहाँ ये पढ़ लेंगे केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये हम ऊपर ही पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा आएगा एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन था उसकी में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपके 10th में तो क्वेश्चन आएगा ही इससे, लेकिन 11 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बैलेंसिंग के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रस्टिंग, ठीक है, कोरोजन
एंड इट्स प्रिवेंशन, एंड इट्स प्रिवेंशन। इसका प्रिवेंशन क्या होता है, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसका प्रिवेंशन क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, हम वो पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, इतने टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम चेंज से। चेंज, देखिए हमारे नेचर में, डेली लाइफ में हम डेली कुछ नए नए चेंजेस देखते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, हम कह सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल जो पक रहा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, या बर्निंग ऑफ कैंडल लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ कैंडल। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड इनटू एडल्ट। ठीक है, किसी एडल्ट में बनना। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चेंज है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। इस तरह से अगर देखें अगल बगल तो हम चेंजेस से घिरे हुए हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। टीयरिंग ऑफ पेपर, कोई पेपर लेते हैं उसको हम फाड़ देते हैं, या फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये सारे क्या है, चेंज हो रहे हैं। कुछ भी उसके प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। अब चेंज की बात करें तो चेंज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। चेंज हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के। पहला होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज आप लोग 7th 8th में पढ़ते भी हैं। सेकेंड होता है हमारा केमिकल चेंज, ये बिल्कुल नया है हमारे लिए, केमिकल चेंज। तो बात करते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज बेसिकली क्या होता है, अगर बात करें हम फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंज की अगर बात करें, द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ substance change, no new substance form, that is we can say no new substance form. Example, tearing of paper, tearing of paper, melting of ice, melting of ice, बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखो ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, साथ में उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कलर चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं, अभी ये बोर्ड प्लेन था, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कुछ, तो क्या हुआ, पहले ये प्लेन बोर्ड था लेकिन अब इसके ऊपर कुछ लिखा गया, तो इसका नेचर जो गया वो चेंज हुआ। लेकिन क्या ये बोर्ड के क्वालिटी के अंदर, क्या ये बोर्ड खराब हो गया, कुछ और चीज़ का बन गया, कुछ नया सब्सटेंस बना, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। एक पेपर ले रहे हैं और पेपर को मैंने फाड़ दिया, दो भागों में बांट दिया, अब वहाँ देखिए दोनों भाग बट गया, क्या कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं, दोनों पेपर ही है। तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बने, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, राइट, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अगला जब बात करें केमिकल, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज, द चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस गोज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, ओरिजिनल सब्सटेंस गोज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाएगा ना, और बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा। जैसे यही पेपर को हमने फाड़ा था, दो भाग में बांटा था, तो वो हमारा हुआ था फिजिकल चेंज। लेकिन अगर उसी पेपर में हम आग लगाते, उसको जलाते हैं, तो बेसिकली हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, ऐश ऑब्टेन्ड होगा, राख ऑब्टेन्ड होगा। तो देखो राख बिल्कुल नया सब्सटेंस हो गया, पेपर कुछ और था
और रा कुछ और है, दोनों में प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहला जो पेपर था वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गया और उसके बाद हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये तो हुआ केमिकल चेंज होता क्या है, राइट, जहाँ पे नया सब्सटेंस बने। अब ये होता क्यों है और होता कैसे? तो जैसे जब हीट हम प्रोवाइड करते हैं या फिर बॉन्डिंग का चेंज होता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया तो बॉन्ड का चेंज हुआ। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लें, बहुत आसान सा, CaO या CaCO3 लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसके अंदर का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है आगे हम देखेंगे, ये जो बंद करके बना हुआ है कंपाउंड बना हुआ है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड होता है हीट करने पे ब्रेक होता है और ये बन जाता है CaO प्लस CO2। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग सब्सटेंस था कैल्शियम कार्बोनेट और वो चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सब्सटेंस यहाँ ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हीट करने के बाद इसके अंदर का जो बॉन्डिंग होता है वो चेंज होता है और हर कंपाउंड अपने स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, तो इस कारण से हमारा ये दोनों नया सब्सटेंस बना। उसी तरह से अगर बात करें H2 प्लस O2, सबको पता है H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O। देखो बिल्कुल नया सब्सटेंस, H2 अलग, O2 अलग और H2O बिल्कुल अलग। H2 अगर प्रॉपर्टी की बात करें इस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी की तो वो भी बिल्कुल अलग है। H2 जलता है, O2 जलने में मदद करता है, बिना O2 के हम जला नहीं सकते कोई चीज़ को। अब देखो H2O जो ऑब्टेन्ड हुआ इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ये तो बुझाने में, आग को बुझाने में मदद नहीं करता, मदद करता बुझाने में, जलाने में मदद नहीं करता। तो बिल्कुल नया प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड होगा हमारा केमिकल चेंज के अंदर। लेकिन फिजिकल चेंज के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अगर बर्फ़ था वो मेल्ट कर रहा था तो वाटर बना था, दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही है, ठीक है। या वाटर को अगर बॉयल कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है, दोनों का प्रॉपर्टी चेंज ही सेम ही है। पेपर को अगर फाड़ रहे हैं, दोनों पेपर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था। ओके, तो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, राइट। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज अभी हमने देखा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज इट्स प्रॉपर्टी और अंडरगोज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस in which original substance lose its properties and form new substance is called chemical reaction। ठीक है, अभी हमने देखा केमिकल चेंज में यही तो हो रहा था, तो उसी को जो लिखने का तरीका है, ठीक है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर बात करें हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना है? अभी हमने देखा H2O बनाता है, सबको पता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर मिलता है तो वाटर बनाता है। हाइड्रोजन ने अपना प्रॉपर्टी लूज किया, ऑक्सीजन ने अपना प्रॉपर्टी लूज किया और नया सब्सटेंस बना H2O, जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, राइट। तो यही है हमारा केमिकल रिएक्शन। कौन सा प्रॉपर्टी लूज किया? वही, दोनों बर्निंग में सपोर्ट करने वाला या जलने वाला सब्सटेंस है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो हमारा होता है जो बिल्कुल जले नहीं, वो बुझाने में मदद करता है, राइट। उसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कहीं पे इवेंट परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हमको अब जानना है। तो उसको देखते हैं कि एक रिएक्शन करके देखते हैं वहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, वो हम नोट करते जाते हैं। तो पहला हम लिखते हैं पहला जो हमारा होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, हर जगह पूछता भी है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करें तो वहाँ पे हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन हमने ले लिया, ये सपोज करो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, और एक हमने फ्लेम ले लिया जिससे ये जलेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मैंने जला दिया इसको। अब जब ये जलना शुरू करेगा तो अगर ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, Mg है, तो ये शुरू में जलता नहीं है। इससे पहले हमको जलाने से पहले एक काम करना होता है, रब्ड विथ सैंड पेपर, रब्ड विथ सैंड पेपर।
सैंड पेपर से हमें इसे रब करना पड़ता है। क्यों भैया? क्योंकि रब करने, देखो मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है, मेटल है, ये एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट करके और कंपाउंड बना लेता है, बेसिकली MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाता है। अब ये मैग्नीशियम कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया, ये जलने में मदद नहीं करता, ये इनहेरेंस प्रोड्यूस करता है जलने के समय में। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऊपर में लेयर बन गया, पतला सा लेयर है इसके ऊपर, किस चीज़ का, मैग्नीशियम के ऊपर एक पतला सा लेयर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए, ठीक है, हमें उसको जलाना पड़ता है, रब करना पड़ता है, किससे, सैंड पेपर से। अगर इसको हम रब करने सैंड पेपर से तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटाने के लिए हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं, ओरिजिनल मैग्नीशियम ऑब्टेन्ड हो गया। अब इसको हम जलाते हैं, तो हम देखते हैं जलते समय ये क्या होता है, बर्न विथ डिजलिंग लाइट, प्रोड्यूसिंग डिजलिंग लाइट। ये बिल्कुल चमकता हुआ, चमचमाता हुआ लाइट प्रोड्यूस करता है, ट्विंकलिंग लाइट। जैसे हम फुलझड़ी जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, वहाँ पे जो लाइट प्रोड्यूस होता है, दैट लाइट इज कॉल्ड डिजलिंग लाइट। ठीक है, तो इसको जलाते समय भी डिजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। तो अगर यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन के बाद हम कंक्लूजन निकालें तो क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी, और यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली क्या है, एक वाइट कलर का, वाइट कलर ऐसे, ठीक है, राख बनता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को अगर देखें तो देखो, अगर हमारा था क्या, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम, वो रिएक्शन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब भी हम बर्न करते हैं तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में बर्न होगा, तो ऑक्सीजन, तो हमारा बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अगर इसका हम स्टेट देखें तो ये सॉलिड में है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस में है, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये हमारा क्या होता है, ये भी सॉलिड में होता है। तो देखो यहाँ सॉलिड गैस दोनों मिला तो बना सॉलिड। तो हम कह सकते हैं गैस का भी जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, चेंज इन स्टेट तो हुआ, क्योंकि दोनों सॉलिड गैस था, यहाँ सॉलिड में ही ऑब्टेंड हुआ, और बिल्कुल नया सब्सटेंस ऑब्टेंड हुआ। तो इस रिएक्शन से हम कह सकते हैं, जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस रिएक्शन से, पहला, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, दूसरा यहाँ से कंक्लूजन हम ले सकते हैं, मे बी चेंज इन स्टेट टेक प्लेस, स्टेट का चेंज हो सकता है, यहाँ सॉलिड गैस था, यहाँ सॉलिड में ऑब्टेंड हुआ, मतलब स्टेट चेंज हुआ, तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, राइट। आगे हम बात करते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन देखें, दूसरा रिएक्शन हम कह सकते हैं कौन सा, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो, इसके लिए एक सिंपल सा हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने डाल दिया। मतलब ये क्या हमारा सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया, और ये जो लीड नाइट्रेट है ये बेसिकली हमारा कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। इसको इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की अगर बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड के अंदर क्या होता है, ये भी हमारा एक सॉल्यूशन होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और ये भी हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अगर लीड नाइट्रेट का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, सबको पता होगा, लीड का वैलेंसी 2, नाइट्राइड का वैलेंसी 1, PbNO3 का होल ट्वाइस, राइट। यहाँ अगर पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्मूला देखें तो Ki, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। अगर ये फॉर्मूला लिखने में दिक्कत है तो बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो इस पर ही बना दूंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होने वाला, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। इसके लिए बस वैलेंसी थोड़ा कैसे निकालते हैं या कैसे याद कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। इस दोनों का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन था, तो ये हम देखते हैं, ऑब्टेंड करते हैं
कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब था उसका कलर धीरे धीरे अंदर में कलर जो हो रहा है चेंज हो रहा है और ये टर्न हो जाता है येलोइश कलर, येलो सॉल्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेट ऑब्टेन होता है, प्रिसिपिटेट ऑब्टेन होता है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट ऑब्टेन हो गया। अब ये प्रिसिपिटेट क्या है? तो प्रिसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता या कोई भी लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है। जब दो लिक्विड आपस में डिजॉल्व हो, आपस में मिक्स किया जाए और वहाँ अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाए जो वाटर के अंदर या उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट। तो यहाँ बिल्कुल एक छोटे छोटे से कंकर के तरह एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जो वाटर के या सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, ये हो जाएगा येलो प्रिसिपिटेट। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहा। तो यहाँ हमने देखा पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का रिएक्शन कराया तो हमारा येलो सब्सटेंस बना और वो येलो सब्सटेंस बेसिकली क्या है? पोटासियम आयोडाइड होता है। ये क्या होता है हमारा? सॉरी लीड, ये होता है लीड आयोडाइड, हमारा होता है PbI2। ये क्या होता है? येलो प्रिसिपिटेट होता है। बेसिकली बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया PbI2 और यहाँ हमारा बन गया ये जो हमारा बच गया KNO3, दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में KNO3 के फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखिए कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, यहाँ हमने क्या देखा? तो यहाँ हमने देखा जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारा बेसिकली कलर में चेंज हो सकता है। यहाँ देखो दोनों कलरलेस सॉल्यूशन था, यहाँ हमारा येलो कलर का प्रिसिपिटेट हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, बताओ सही है? आगे देखो चेंज इन कलर के बाद हम कह सकते हैं स्टेट में चेंज हुआ, दोनों लिक्विड था और सॉलिड बन गया, दैट इज प्रिसिपिटेट का फॉर्म हुआ। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ PPT, शॉर्ट में हम प्रिसिपिटेट को PPT लिख सकते हैं, राइट। और रिएक्शन करके देखते हैं और देखो क्या क्या कंक्लूजन ऑब्टेन्ड होता है। तो अगला रिएक्शन अगर हम करें तो अगला रिएक्शन की अगर बात करें तो अगला रिएक्शन करते हैं रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल के अंदर अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो देखिए हम एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, हमने एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर हमने जिंक डाल दिया, ये जिंक ग्रैन्यूल है, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल हमने डाल दिया इसके अंदर। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम स्टॉपर लगा देते हैं या फिर कॉर्क लगा देते हैं ताकि बाहर कुछ नहीं निकले और एक ट्यूब डाल देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब इसके माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा H2SO4, राइट। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ये यहाँ पहुँचता है। तो कुछ देर बाद हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है? एक बबल्स पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बुलबुल बुलबुल इस तरह से बबल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो बबल्स क्रिएट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, कोई ना कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स जब जिंक और H2SO4 को हमने मिलाया तो यहाँ पे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है और वो गैस क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ निकलना शुरू करेगा। अब ये गैस हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये कोई कलरलेस गैस है तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऑर्डरलेस है, हमें सूंघने से भी पता नहीं चल रहा है। तो हम पता करना चाह रहे हैं ये गैस कौन सा गैस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक माचिस लेते हैं और माचिस को यहाँ लाके जला करके यहाँ पे लाते हैं। तो जो ही माचिस के नज़दीक लाते हैं तो ये जलना शुरू करता है बहुत तेज़ी के साथ और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पट 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 पट, इस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दैट साउंड इज कॉल्ड पॉपिंग साउंड। कौन सा साउंड? पॉपिंग साउंड। पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड इज नथिंग बट जब आप पटाखे जलाते हो फट 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 करके जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना छोटे से पटाखे जलाते समय, उसी को बोलते हैं हम पॉपिंग साउंड। तो यहाँ पे हमारा पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने देखा जिंक का रिएक्शन हमने कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ अगर फॉर्मेशन देखें प्रोडक्ट क्या बन रहा है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है जो इसी के यहीं पे रह जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में, जिंक सल्फेट बनता है। अब ये कैसे रिएक्शन लिख रहे हैं वो सारा आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखो जिंक सल्फेट बना और साथ में एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये देखो
ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में था, ये भी हमारा लिक्विड या एक्वस फॉर्म में कह सकते हैं। ये जिंक सल्फेट हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे एक गैस हमारा ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस फॉर्म हो सकता है, कभी भी केमिकल रिएक्शन हो तो गैस फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी बात, जब इस फ्लास्क को हम टच करके देखते हैं तो ये काफ़ी गर्म हो गया रहता है, गर्म हो गया मतलब टेम्परेचर का राइज हुआ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो मे बी पॉसिबल है कि चेंज इन टेम्परेचर हो, मीन्स टेम्परेचर या तो बढ़ गया हो या फिर टेम्परेचर डाउन हो गया हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो देखो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन अगर करें या कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें से कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। हो सकता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये तो हमेशा बनेगा ही। उसके बाद हो सकता है स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, पीपीटी फॉर्म हो, गैस हो, टेम्परेचर का इवोल्यूशन हो। तो ये सारे पॉइंट है नोटिफिकेशन जिसको हमको चेक करना है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। इसमें से अगर कुछ हो रहा है तो वो मे भी हो सकता है हमारा केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है टेम्परेचर के अंदर राइज हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर राइज हो रहा है। एक हो सकता है टेम्परेचर के अंदर डाउन हो रहा है। राइज होने का मतलब टेम्परेचर इवॉल्व हो रहा है, बाहर की तरफ टेम्परेचर निकल रहा है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कार्बन प्लस ये किसी चीज़ को हम जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट बाहर, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट अगर बाहर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन था, ये रिएक्शन क्या है, इसको हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमको बाहर से देना पड़ता है, ठीक है, जैसे AgBr के केस में होता है, सनलाइट से हम टेम्परेचर देते हैं। अभी हम देखेंगे CaCO3 के, जहाँ बाहर से टेम्परेचर देना पड़े और यहाँ जहाँ सब्सटेंस का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब हीट, ठीक है। तो जहाँ पे हीट इवॉल्व हो, बाहर की तरफ निकले, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट हो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन, राइट। अब अगला टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन हो गया, हाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, अब हमारा है इक्वेशन, दैट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है हमारा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula, सिंपल सा लिखो, सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ उसका जो डिस्क्रिप्शन हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। देखो अभी जो हम अगर कोई रिएक्शन लिख रहे थे तो क्या, अगर हम पहला रिएक्शन जो हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन का बनना, उसको हम कैसे लिखना चाहते, अगर उसका हम पूरा रिजल्ट लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो ये लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा था और काफ़ी बोरिंग भी है, पूरा सेंटेंस बार बार लिखो, ठीक है।
तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कम से कम जगह में कम टाइम, लेस कंज्यूमिंग टाइम हो, टाइम भी कम लगे और ज़्यादा बोरिंग बना हो, जब बस हम टू द पॉइंट, साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ कहानी बनाना नहीं है, यहाँ टू द पॉइंट बात करेंगे, तो कम से कम जगह में, ठीक है, टू द पॉइंट हम बात को समझा सके, उसको लिखने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये कैसे हो सकता है, तो ये सिंबल, फॉर्मूला, वर्ड के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और सेकेंड वन जो होता है हमारा ओरिजिनल में, जिसे हम केमिकल इक्वेशन सही मायने में कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लिखा गया वो क्या किया गया, बोला कि इतना ना मत लिखो, जो हमारा रिएक्टेंट है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उसका नाम लिख दो। तो क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम, और क्या कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में, और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। है तो तीन ही चीज़ जरूरी, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाकी तो कहानी ही है। तो बोला ये वर्ड को बस लिख दो, मैग्नीशियम लिख दिया हमने। अब दो, इसके साथ कौन मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो जो मिलेगा उसके लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, दोनों को कहने के लिए कि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन हमने कर दिया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, जो दोनों के रिएक्शन के बाद जो बनेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम एरो डालेंगे। एरो का मतलब इससे पहले वाले पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। अब बनाया क्या हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है। तो देखो इससे तो ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म में बना, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड क्यों, आप लोग पता चला वर्ड में हम लिख रहे हैं। अब देखो, अब इससे भी बात चला, इससे भी छोटा क्या हम कर सकते हैं, तो कंसेप्ट है बिल्कुल, हाँ जी कर सकते हैं। क्या कहा कि इससे भी, इसका जो सिंबल अगर सिर्फ लिख दो, मैग्नीशियम हमने इतना लिखना पड़ा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा कि हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, हर कंपाउंड का कुछ ना कुछ सिंबल बनाया गया है, तो सिंबल के फॉर्म में बस लिख दो। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पॉज करके खुद से लिखो। मैग्नीशियम के लिए क्या करते हैं, Mg, लो Mg हो गया, प्लस साइन वैसे ही रहेगा। अब ये ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, O2, ठीक है। अब आ गया इसके बाद MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म में आया, ये यही हमारा केमिकल इक्वेशन, ये जो हम बात कर रहे थे यही हमारा केमिकल इक्वेशन। यहीं तक पहुंचने के लिए हमने इससे पहले जितना कहानी किया, क्लियर है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो जो रिएक्शन कह रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जो दो चीज़ या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एक ही इवेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये दोनों बेसिकली हमारा क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। इसके लिए एक टर्म यूज होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब जो उसके बाद बनता है, रिएक्शन होने के बाद, द न्यू सब्सटेंस दैट फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया बना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे CaCO3। कभी ये दिमाग में मत रखना कि हमेशा रिएक्टेंट दो ही होगा, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, 4 चीज़ को मिला रहे हैं 4 हो जाएगा, हो सकता है एक ही हो, एक ही को हम इसको गर्म कर रहे हैं, CaCO3। पहले भी हमने एग्जाम्पल देखा है, CaCO3 को गर्म करते हैं। देखो एक तरह का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में हो जाए, ठीक है, मेमोराइज करना ना पड़े। तो CaCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो ये बना देता हमारा CaO प्लस, बोलो CO2, बिल्कुल सही, CO2। तो देखो यहाँ पे एक ही था, तो रिएक्टेंट क्या ये हो जाएगा, नहीं, जो पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट कौन किया, CaO किया, तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अब ये दोनों जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रही है, जो जिसके लिए हम जाएंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे जाएंगे। तो ये जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमने Mg प्लस O2 और MgO बनाया। देखो 9th में एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब फॉर्मूला नहीं, एक लॉ पढ़ा था, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान है किसी को, पॉज करके लिख के देखो, क्या याद है आप लोगों को,
वीडियो को पॉज करो और लिख के देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। 9th में चैप्टर नंबर 1 क्या होता है, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी मास केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी मास ना तो नया बन सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही उसका क्षय हो सकता है। वही तो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा है। सपोज करो mg हमने 1 ग्राम लिया और O2 भी हमने, O2 2 है तो 2 ग्राम मैंने ले लिया, ठीक है, दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर रिएक्टेंट साइड में मास देखे, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, 2 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम मैग्नीशियम, दैट इज 3 ग्राम हुआ। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट mg तो 1 लिया था, mg 1 ही है, ठीक है, 1 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ O2 था तो हमने 2 ग्राम लिया था, तो 1 ही O है, तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम दैट इज हमारा 2 ग्राम हुआ। अब देखो रिएक्टेंट में 3 ग्राम, प्रोडक्ट में 2 ग्राम, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट में 3 ग्राम है, प्रोडक्ट में 2 ग्राम है। दैट मीन्स यहाँ पे मास कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जबकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। या तो हमारा ये गलत है या फिर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है। अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो देखो इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया बैलेंसिंग। इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया गया, इसको बाद में बताया गया कि नहीं ये गलत नहीं है, ये भी सही है और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सही है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट आया उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है। शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस बाय विच वी बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट विथ प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में जितने हैं, प्रोडक्ट साइड में जितने हैं, दोनों को इक्वल करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हम अभी सिंपल देखा था हमने, mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो पहला जो हमारा स्टेप्स है, पहला हमको स्केलेटन इक्वेशन लिख देना है। फर्स्ट स्टेप जो है राइट स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटन इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमें लिखना है, क्योंकि हमारा क्या था, इक्वेशन क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना बता दिएगा, तो हमें ये भी लिखना तो आना चाहिए। तो पहला स्टेप हमें करना है राइट द स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा स्टेप इसके अंदर करना है आइडेंटिफाई द बिगेस्ट ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ एटम, आइदर इट में भी इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में हमें सबसे जो बड़ा ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इस दोनों में देखो यहाँ एक है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो या तो आप ये ले लो यहाँ क्योंकि 2 एलिमेंट है, या फिर ये ले लो, जो आपकी मर्जी, मेरा मन हो रहा है ये ले लो। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे बड़ा ग्रुप हमारा MgO। ध्यान से देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में रहता है और सबसे ज़्यादा टफ लगता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ध्यान से देना। तो हमने MgO, ये हम नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, उसके बाद एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, होप ये नॉर्मल प्रोसेस ही आपका निकल जाएगा सारा क्वेश्चन लगभग। तो MgO हमने पता कर लिया। उसके बाद अगर इसके अंदर भी अगर कोई सबसे ज़्यादा है, सपोज करो अगर हमारा Mg2O, जो कभी पॉसिबल नहीं है, गलत है फॉर्मूला, लेकिन अगर इस तरह का फॉर्मूला होता तो बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं हम Mg से, O से नहीं, क्योंकि इस दोनों के अंदर क्या है सॉरी Mg ज़्यादा है, राइट। तो हम यहाँ हमने Mg, अब बैलेंस करना शुरू करेंगे, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम लार्जेस्ट एटम दैट इज बिगेस्ट एटम, द नंबर दैट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट बस ध्यान रखना है। पहला सबसे बड़ा ग्रुप
हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर सबसे बड़ा एटम कौन है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद बैलेंस करना स्टार्ट करना, बैलेंस करना दोनों तरफ से। अब देखो इसके प्रोसेस आइडेंटिफाई करने से पहले एक स्टेप हम और लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट ऑल एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड सेपरेटली। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में जितने एलिमेंट है उसको सेपरेटली लिख लो, और लास्ट में चेक वेदर योर बैलेंसिंग इज करेक्ट और नॉट। जो तुमने बैलेंस किया वो सही है या गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेक करना जरूर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है कुछ मिस्टेक आपने कर लिया हो तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। इसी इक्वेशन को, सिंपल सा इक्वेशन है, देखो शुरू में टाइम लगेगा लेकिन 2-3 इक्वेशन के बाद बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। जैसे बात करते हैं Mg + O2, हमें पता चल गया MgO2 और MgO है, सबसे बड़ा ग्रुप हमें ये मिल गया MgO। अब एक बात और याद रखना है कि जो भी चेंज होगा, जो भी कोफिशिएंट हम हमेशा ऐड करते हैं, एक तरह से ऐसा मान लो कि सबके अंदर ताला बंधा हुआ है, इसके अंदर हम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि MgO को 3 कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम नो चेंज करना है, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज कर लो ये ताला लगा हुआ है, चाबी कहीं खो गया है, ठीक है, अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, फिर बैलेंस कैसे होगा? तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? कोफिशिएंट लगाना है, कोफिशिएंट में चेंज करना है। आगे में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, इसके भी आगे में कुछ ऐड कर सकते हैं, इसके भी आगे में हम कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं। तो देखो सेकेंड स्टेप था, दोनों साइड का हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो Mg इधर ऑक्सीजन, LHS में क्या कितने कितने हैं? LHS में ऑक्सीजन 1 है, सॉरी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। RHS राइट हैंड साइड में क्या है? मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1। अब इसको बैलेंस करना है, तो Mg तो हमारा बैलेंस है, O को बैलेंस करना है बेसिकली। अब देखो Mg + O2 = MgO बनाया, राइट। सबसे बड़ा ग्रुप हमने सेलेक्ट किया ये। अब इस सिलेक्शन के बाद इस दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना शुरू करो, क्योंकि दोनों एक ही है, Mg भी एक है, O भी एक है, तो जो तुम्हारा मन है। Mg देखा हमने, दोनों बैलेंस पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं O2, O यहाँ पे है, यहाँ पे O 2 बार है। तो इसको O को 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आगे में ही बस ऐड करना है। एक तो ऐसे कर सकते हैं जो कि हमारा गलत हो जाए, क्योंकि इसके अंदर तो हमको कुछ छेड़ना ही नहीं है। तो कोफिशिएंट के तौर पे हम अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, तो Mg अब कितना हो गया? O कितना हो गया? 1 × 2, आगे वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम क्या कर दिया? जो हमारा Mg है उसको भी 2 कर दिया, Mg भी 2 कर दिया। अब देखो ये तो बैलेंस हो गया, 2-2 हो गया, लेकिन Mg कम ज़्यादा हो गया, यहाँ 1 यहाँ 2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लो Mg के आगे भी हम 2 अगर लगा दें, किसी भी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 2 हो गया। देखो, अब देखो अगर चेक करें, हो गया हमारा बैलेंस। Mg कितने हैं? Mg 2, इधर 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो इस तरह से हमारा दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो सेटिस्फाइड भी हो गया हमारा इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो यहाँ कितना हो गया? 2-2 4 ग्राम हो गया, और इधर कितना है? 2-2 4 ग्राम हो गया। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में हमारा जो मास था वो इक्वल है। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। वो एक और रिएक्शन देख करके देखते हैं। तो अगला देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटाइट ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड H2। तो देखो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन बेसिकली। अब इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। स्केलेटन इक्वेशन पहला स्टेप था, स्केलेटन इक्वेशन। तो चलो फॉर्मूला के, आयरन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा Fe, ठीक है। अगला है स्टीम, स्टीम के लिए हमारा होता है H2O, क्लियर है। अब H2O हो गया, स्टीम हो गया। उसके बाद हमारा बन रहा है मैग्नेटाइट ऑक्साइड, तो ये होता है Fe2O3 + H2। पहला स्टेप हमारा स्केलेटन इक्वेशन वाला हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था? LHS और RHS में जो भी कंपाउंड एलिमेंट है या एटम है, वो एटम को लिख लो। तो आयरन की अगर बात करें, और हाइड्रोजन है हमारा और ऑक्सीजन है, तो LHS में कितने हैं? LHS में 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। RHS साइड देखें, RHS साइड में देखें तो आयरन कितने हैं? 3 है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यही तो है, सॉरी आयरन 2 है। अब इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो तीसरा जो स्टेप था, तीसरा स्टेप हमारा था सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ 1, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ पे 3 2 5, तो सबको दिख रहा है ये सबसे बड़ा ग्रुप है, राइट। सबसे बड़ा ग्रुप होने के कारण मतलब बैलेंसिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब बैलेंसिंग शुरू करना है तो अब इसमें भी पहले इसको बैलेंस करें या इसको करें, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो एटम होगा उसको सेलेक्ट करो पहले। तो O2 O3, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ये 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो ऑक्सीजन 1 को 3 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे हमने 3 बना दिया, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ भी 1 × 3 3 हो गया। लेकिन साथ में चेंज क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन अब कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 × 2 कितना हो गया 6, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब आयरन यहाँ पे हमारा 2 है, इधर आयरन 1 है। आयरन को बैलेंस करने के लिए फिर आगे में हमने 2 लगा दिया, तो आयरन 2, तो मतलब ये भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन अब देखो, ऑक्सीजन इधर हमारा 3 है, इधर हमारा ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। अब हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए, इस साइड भी 6 बनाने के लिए, यहाँ 2 है, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 3 से 6। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर चेक करके देख लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस साइड कितने बचे 3 2 6, इस साइड कितने हैं 3 2 6, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 3, इस साइड कितने ऑक्सीजन 3। आयरन कितने इस साइड, आयरन है इस साइड हमारे 2, और इधर कितने आयरन, इधर भी आयरन हमारे 2, मतलब हमने चेक भी कर दिया तो बैलेंस हो गया। देखो कितना जल्दी जल्दी। तो ये स्टेप्स आप अगर याद रखते हो तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। चलिए तो हम बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम एक एक करके बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं लगे, अब देखो बहुत जल्दी जल्दी होगा। पहला इक्वेशन हमारा है CH4 + O2 दैट इज CO2 + H2O। ये देखो बाय मिस्टेक ये 2 पहले से ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। अब देखो CH4, तो अब अपना लिखना नहीं है, अब सीधा हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। 4 1 5, यहाँ 2, यहाँ 2 1 3, यहाँ 2 1 3, मतलब CH4 सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो इससे सेलेक्ट करना है। अब इसमें भी सबसे पहले बैलेंस किसे करना है, जो इसके अंदर सबसे बड़ा हो। तो कार्बन ज़्यादा है या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इसको 4 बनाने के लिए या हाइड्रोजन को हम लोग क्या करना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, कोई बात नहीं। कार्बन का देखें तो कार्बन 1 यहाँ पे है, कार्बन 1 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना है 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और इधर ऑक्सीजन देखें तो 2 यहाँ पे और 2 इसके कारण, तो 2 + 2 इधर कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया टोटल। तो अब इस 4 को, और इधर भी 2 ही है, इसको 4 बनाना, क्या करेंगे जस्ट सोचो, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 2, बिल्कुल सही 2 डाल दिया, 2 2 जा 4 यहाँ भी हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ पे भी हो गया। तो पहला हमारा बैलेंस हो गया, देखो कितना जल्दी हुआ। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, ये क्या है बेसिकली बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन गैस जो बोलते हो, CH4 बेसिकली क्या है मीथेन है। तो मीथेन गैस जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से अगला हमारा C6H12, C6H12O6। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, और बोला गया होगा इसको याद कर लो, बड़े क्लास में पढ़ोगे। जब रेस्पिरेशन आप लोग पढ़ते हो 7th 8th में, तो वहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया रहता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। O2 के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा था तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, वही इक्वेशन है ये, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो सबसे बड़ा पहला स्टेप सबसे बड़ा ग्रुप, तो सबसे बड़ा ग्रुप सबको दिख रहा है ये है, ठीक है। इसके अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए आगे में हमें डालना होगा 6, दैट इज 12 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 12 हो गया। चलो हाइड्रोजन का काम हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सा, या तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 6, इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 1, इसको 6 बनाना है, तो ये लो 6 हो गया,
ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 6 इधर 2, तो ऑक्सीजन इधर कितना है 8, 6 और 2 8 ही तो है। और इस साइड अगर ऑक्सीजन देखें तो इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 6 2 9 12, तो ये हो गए प्लस 6 दैट इज 18, ठीक है। अब इधर 18 बनाना है, तो देखो यहाँ पे 6 है, ये ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ये वाला ऑक्सीजन हमारा पहले से 6 है, तो ये 6 6 हट गया, कैंसिल कर सकते हैं। इधर भी इसको क्या कर सकते हैं 6 + 2 कर सकते हैं, 6 यहाँ से 2 यहाँ पे, तो ये 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों तरफ। अब इधर वाला बच गया हमारा कितना 2, और इधर कितना बच गया 12। अब इस वाले 2 को हमें 12 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले को 12 बनाना है, तो आगे में हम 6 डाल देंगे, 12 हो गया। अब देख लो एक बार चेक कर लो, क्योंकि लंबा इक्वेशन था। कार्बन इधर हमारा 6, इस साइड भी हमारा 6, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन इधर हमारा 12, इधर हमारा 12, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 + 6 18, इधर अगर देखें 6 दूना 12 और 6 18, ऑक्सीजन 18, मतलब हमारा बैलेंसिंग सही है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं, CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं, इसको बेसिकली हीट कर रहे हैं, तो CaO + CO2 हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो CaCO3 + CaO + CO2 जो बन रहा है, तो यहाँ अगर हम हीट करते हैं, तो हीट करने पे अगर देखें CaO को अगर हीट करेंगे तो ये होगा CaO + CO2। अब देखो यहाँ चेक करना शुरू करो, कार्बन कैल्शियम कितना है इधर 1, इधर पे कैल्शियम कितना है 1, ठीक है। कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन हमारा 1 ही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर हमारा 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 2, तो बाकी सब तो बैलेंस है ही, बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 3 है, CaCO3 सॉरी ऑक्सीजन भी हमारा 3 है, 2 और 1 3। तो यहाँ कर ध्यान से देखें तो LHS और RHS दोनों पहले से इक्वल है, देखो 1 1 1 1 1 1 3 3, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से बैलेंस है, कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन अगर हम देखें, देखो फोर्थ इक्वेशन BaCl2 + Al2SO4 का होल ट्वाइस BaSO4 + AlCl3, ठीक है। अब देखिए इसको हम करने की शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम सबसे बड़ा ग्रुप ढूंढना, तो ये हमें दिख रहा है सबसे बड़ा ग्रुप है, चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन है 4 और इंटू 3 12 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो इसको 12 बनाने के लिए आगे में हमें देना पड़ेगा 3। लो ऑक्सीजन तो हमारा 12 हो गया। अब देखो एल्युमिनियम इधर हमारा 1 2 है, इधर एल्युमिनियम हमारा, सल्फ़र को पहले देख लेते हैं, सल्फ़र हमारा 3 है और सल्फ़र यहाँ पे हमारा 3 बैलेंस हो गया, 3 डालने से सल्फ़र भी 3 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना हमारा 4 3 जा 12 हो ही गया। एल्युमिनियम हमारा कितना है 2, इधर एल्युमिनियम हमारा 2 हमने कर दिया, लो एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया। बच गया बैरियम इधर हमारा कितना है 1 और बैरियम इधर हमारा कितना है 3, तो ये बैरियम हो गया हमारा 3। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन हमारा हो गया 6, इधर क्लोरीन हमारा 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस ऑटोमेटिक। एक बार चेक कर लेते हैं, बैरियम यहाँ पे 3 है, इस साइड कितने हैं बैरियम 3 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना है 3 2 जा 6, इधर क्लोरीन कितना है 3 2 जा 6, ठीक है। एल्युमिनियम देखें Al 2 है, इधर अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारा यहाँ भी 2 है। बच क्या गया सल्फ़र यहाँ पे हमारा कितना है 3, और इस साइड सल्फ़र भी हमारा यहाँ भी हमारा 3 ही है बेसिकली। बच गया क्या ऑक्सीजन है 4 3 जा 12, और इधर अगर देखें ऑक्सीजन 4 3 12, देखो बैलेंस है, देखो बराबर इक्वेशन है और चुटकी में हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज जो काम है ये आप लोगों को खुद से करना है, खुद से कीजिए और इसको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में डालिए कि ट्रिक जो हमेशा काम आएगा। और इस मेथड को जो हम बोलते हैं 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, बेसिकली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ तो आप फंस जाओगे, वहाँ पे इससे काम नहीं चलता रहता है, प्रॉब्लम आती रहती है।
तो उसके लिए बताते हैं एक ट्रिक छोटा सा जो हमेशा कारगर होगा किसी भी इक्वेशन में, ये हमेशा ये ट्रिक काम करेगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें ताकि पहले आप लोग इस मेथड से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम बात करें तो इस ट्रिक पे बात करें और बहुत आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।